और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम एसएचएम का अपना एक नया टॉपिक लेके आए हैं और उस टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। इसमें हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा यानी कि 2 एसएचएम को कंबाइन करना सीखेंगे। अब देखो, बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पार्टिकल्स होते हैं ये टू एंड फ्रो मोशन करते हैं अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, यानी एसएचएम में वाइब्रेट करते हैं। और वेव मोशन में क्या होता है, वेव मोशन भी क्या होता है, एक तरीके से एसएचएम में वाइब्रेट करता है। पार्टिकल्स जो होते हैं वेव मोशन में एसएचएम में वाइब्रेट करते हैं, यानी कि वो डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं और एसएचएम में मूव करते रहते हैं, ऑस्किलेट करते रहते हैं। जैसे मान लिया मैंने एक स्ट्रिंग लिया, तो स्ट्रिंग को मैंने ऐसे क्या किया, पकड़ के ऐसे हिलाया। तो जब मैंने स्ट्रिंग को इस तरीके से हिलाया तो जिस तरीके से मैं मेरा हाथ वाइब्रेट कर रहा है, ऊपर नीचे ऑस्किलेट कर रहा है, इसी तरीके से स्ट्रिंग के पार्टिकल भी क्या करेंगे, इस तरीके से ऑस्किलेट करेंगे। ऑस्किलेट करते हुए आगे जाएंगे। इसी को तो वेव मोशन कहते हैं। यानी एक बार मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया और ये डिस्टरबेंस 1 to 1 हैंड ओवर होकर के फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर जा रहा है। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेव मोशन भी कहते हैं। यानी कि वेव मोशन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ये एसएचएम में वाइब्रेट करते हैं। अब मान लो एक पार्टिकल है, मान लो मैं एक पार्टिकल हूं, है ना, और मैं एसएचएम में वाइब्रेट करूंगा। कब? जब मेरे को डिस्टर्ब करेगा। और डिस्टर्ब कौन करता है, एक सोर्स होगा। जैसे मान लो सामने एक लाइट जल रही है, तो लाइट के पार्ट, तो वहां से क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा होगा और डिस्टर्बेंस मेरे पास पहुंचेगा तो मैं उसके हिसाब से वाइब्रेट करूंगा। किसमें? एसएचएम में। यानी एक सोर्स ऑफ लाइट ने क्या किया, पार्टिकल में यानी कि मुझ में एसएचएम क्रिएट किया, यानी कि मैं एसएचएम में उसके हिसाब से वाइब्रेट करने लग गया। अब एक दूसरा भी सोर्स है लाइट का, ये सामने ट्यूब लाइट है, मान लो वहां से लाइट आ रही है मेरे पास, ऐसे हिलते हुए मेरे पास आ रही है और मेरे को डिस्टर्बेंस क्रिएट किया मेरे में, यानी पार्टिकल में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो मैं उसके हिसाब से हिलने लग गया। यानी कि जहां दो जगह से लाइट आ रही है, यहां से आ रही है एक बार, तो मैं उसके हिसाब से वाइब्रेट कर रहा हूं एसएचएम में, वो मुझे अपने हिसाब से वाइब्रेट करवा रहा है, जैसे मैं स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवा रहा था। यहां से लाइट आ रही है दूसरे सोर्स से, तो मैं उसके हिसाब से वाइब्रेट कर रहा हूं। अब एक चीज मान लो भाई, गड़बड़ तब हो जाएगी जब दोनों चीज को मैं एक साथ जला दूंगा। जैसे यहां पर जल रहा है, अब उधर से भी डिस्टर्बेंस आ रही है, इधर से भी डिस्टर्बेंस आ रही है। अब मैं किसके हिसाब से वाइब्रेट करूं? अब पार्टिकल तो एक ही है, अब मैं इसके हिसाब से वाइब्रेट करूं या इसके हिसाब से वाइब्रेट करूं? तो अब मैं करूंगा क्या, यानी कि एक सिंगल पार्टिकल पे दोनों एसएचएम आ रहे हैं, एक सिंगल पार्टिकल पे दोनों तरफ से एसएचएम आ रहा है, तो मैं किसके हिसाब से वाइब्रेट करूं? मेरा जो पार्टिकल है वो किसके हिसाब से वाइब्रेट करे? तो वो क्या करता है, सबसे उसका वाइजली तरीका क्या है, ना इसके हिसाब से वाइब्रेट करे ना उसके हिसाब से वाइब्रेट करे, एक बीच का रास्ता बनाए। और बीच का रास्ते का मतलब एक रिजल्टेंट बनाए, सुपर इंपोज कर दे। यानी इस फिनोमेना क्या बोलते हैं, सुपर इंपोज करना बोलते हैं। यानी कि जब दो डिस्टर्बेंस एक ही पार्टिकल पे आ रही है या दो से ज्यादा डिस्टर्बेंस एक ही पार्टिकल पे आ रही है, तो क्या होगा, वो सारे के सारे डिस्टर्बेंस जब एक ही पार्टिकल पे आएंगे तो पार्टिकल तो एक ही है, तो जो वाइब्रेट यानी वो एक पोजीशन पे एक ही जगह तो रहेगा, वो उसके हिसाब से थोड़ी उसके हिसाब से भी रहेगा, उसके हिसाब से रहेगा। तो क्या करेगा, वो एक अपना उन दोनों एसएचएम का या 3 एसएचएम का या 4 एसएचएम का क्या करेगा, वो एक रिजल्टेंट बनाएगा, यानी कि एक बीच का रास्ता बनाएगा, है ना, और उसके हिसाब से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम कहते हैं। मान लो जब एक सोर्स ऑफ वेव से यानी डिस्टरबेंस से एक पार्टिकल में डिस्टरबेंस क्रिएट हुई और एट एनी टाइम उसके हिसाब से उसका डिस्प्लेसमेंट था, मान लो y1। मान लिया कि भाई एसएचएम में क्या है, पार्टिकल डिस्प्लेस कर एसएचएम में वाइब्रेट करता रहता है, मींस उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। तो एक सोर्स से जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से मान लो एट एनी टाइम t1 t जो पार्टिकल में यानी कि मेरे में जो डिस्टरबेंस था y1 था, अब दूसरे सोर्स से डिस्टरबेंस आ रहा है उसी टाइम उसका डिस्टरबेंस y2 था। तो जो पार्टिकल होगा वो तो एक ही है, मैंने बताया ना, उसके हिसाब से वाइब्रेट करेगा ना उसके हिसाब से वाइब्रेट करेगा, वो बीच का रास्ता बनाएगा। तो बीच का रास्ता क्या बनाएगा, वो
यानी मान लो इसका जो डिस्प्लेसमेंट था एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मान लिया उसका 4 मीटर था, इसका मान लिया 5 मीटर था, तो क्या करेगा वो दोनों का सुपर इंपोज करके एक रिजल्टेंट बना देगा और वो हो जाएगा y1 प्लस y2, यानी कि 4 प्लस 5 यानी कि 9, यानी कि दोनों का जो सुपर इंपोज्ड यानी कि जो सुपर पोजिशन हो गया एसएचएम का, जो रिजल्टेंट हो गया उसका उसी टाइम में ना डिस्प्लेसमेंट होगा एट एनी टाइम t, ना डिस्प्लेसमेंट होगा 4 ना डिस्प्लेसमेंट होगा 5, उसी टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 9। ये तो तब होगा जब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। अगर मान लो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, यानी एक मान लो एक पार्टिकल है, वो उसको इधर धक्का मार रहा है, ये इधर धक्का मार रहा है, ऐसे भी तो हो सकता है भाई। एक सिचुएशन ये होगी जब दोनों सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में जो कर रहे हैं तो फिर ऐड हो गया, यानी दोनों का इफेक्ट ऐड हो गया। लेकिन अगर एक ही पार्टिकल है और इधर डिस्टर्ब कर रहा है, वो इधर डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, यानी इसका y1 इस तरफ है, इसका इस तरफ है y2, तो फिर क्या होगा, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे तो पार्टिकल क्या करेगा, फिर जो नेट उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो 5 - 4 यानी कि 1 हो जाएगा, 1 मीटर। यानी कहने का मतलब यह है कि ये बढ़ भी गया, ये घट भी गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम कहते हैं। और कब बढ़ा कब घटा डिपेंड क्या किया, डिपेंड इस पे किया कि दोनों जो एक दूसरे पे एक्ट कर रहे हैं उनका फेज डिफरेंस कितना है। अगर दोनों सेम फेज में है तो सपोर्ट कर गए, आउट ऑफ फेज है अपोज कर गए, और इनके बीच में भी बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। सिमिलर फेज का मतलब, सेम फेज का मतलब 0, आउट ऑफ फेज का मतलब 180 डिग्री। अब इनके बीच भी तो बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा, फिर वो अलग अलग रिजल्टेंट बनेगा और y की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो नेट जो हमारा रिजल्टेंट आया, वो क्या है इनका, हम बोलते हैं इनका वेक्टर सम है। इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, यानी नेट जो रिजल्टेंट आया ये इन सब का क्या आया y, ये इसका वेक्टर सम आया। वेक्टर सम क्यों, क्योंकि सेम में थे तो इंक्रीज भी कर गया, ऑपोजिट से तो डिक्रीज भी कर गया। नहीं बहने का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज या कितना हो रहा है वो दोनों के फेज डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो यही क्या कहते हैं हम, कॉम्बिनेशन ऑफ, इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। यानी कि एक पार्टिकल है, डिस्टरबेंस 2 है, यानी कि एसएचएम 2 है, तो दोनों का वो बीच का रास्ता बनाएगा और उसके हिसाब से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम कहते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, अच्छा एक चीज देखो, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम है ये आप खाली इसी में तो यूज नहीं करोगे, ये कई बार आपने पहले भी किया हुआ। जैसे आपने वेक्टर्स पढ़ा, तो वेक्टर में क्या करते थे, वेक्टर में भी तो ये करते थे, हम दो वेक्टर्स को लेते थे, अब उसमें हम उसका रिजल्टेंट निकालते। याद करो ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, उसमें आप क्या करते थे, अब उनका रिजल्टेंट ही तो निकालते थे। इसी तरीके से जब हमने इंटरफेरेंस किया, और इंटरफेरेंस किया या हमने डाइफ्रैक्शन में भी सुपर इंपोज किए थे वेव्स को, वो भी तो एक डाइफ्रैक्शन में भी तो सुपर इंपोज होके ही पैटर्न बनता है, वो भी तो एक तरह का इंटरफेरेंस ही है। तो उसमें जो हमने रिजल्टेंट वेव बनाया था वो भी तो यही था। इसी तरीके से अगर एसी करोगे तो एसी में भी क्या होता है, एसी में जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, वो भी तो एसएचएम में ही वाइब्रेट करता है, तो वहां भी तो कॉम्बिनेशन करते हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम इंटरफेरेंस में भी होता है, डाइफ्रैक्शन में भी जो पैटर्न बनता है वहां भी वही होता है, एसी में भी होता है। और मैं उसमें हमने जो ट्रायंगल हो, वेक्टर्स में ट्रायंगल हो, पैरेललोग्राम लो की, वहां भी यही सी चीजें होता है, यही सारी चीजें होती हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम होता है। यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम ये सीखेंगे दो तरीके से, एक मैथमेटिकली करेंगे, एक उसको वेक्टर मेथड से भी करेंगे। दोनों तरीके से एक ही क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से करके देखेंगे, और तरीका आपको दोनों बता रहा हूं मैं। पहले हम क्या करेंगे, मतलब वेक्टर मेथड का मतलब फेजर डायग्राम हो गया, तो उसी चीज को हम मैथमेटिकली भी करते हैं और उसी को हम वेक्टर मेथड से यानी कि फेजर डायग्राम की हेल्प से भी करेंगे। एक ही क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो जैसे मान लो हमने क्या लिया, दो वेव्स लिए, दो एसएचएम लिए, वेव्स की बात नहीं करनी है, दो एसएचएम लिए। मान लो एक एसएचएम हमने लिया लेट 2
SHM R y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और y2 इक्वल टू a साइन b ले लेते हैं, चलो b साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये यहां पर ध्यान रखना कि SHM तभी कंबाइन करेंगे, यानी SHM का सुपरपोजिशन तभी होगा जब दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी सेम होगी। अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी तो उन SHM को आप कंबाइन नहीं कर सकते। तो कॉम्बिनेशन के लिए दोनों का क्या होना चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ये चीज ध्यान रखना आपको। तो इसका फेज है ओमेगा टी, इसका फेज है ओमेगा टी प्लस 5। तो फेज डिफरेंस क्या है 5, यानी इसका फेज इस फेज से कितना है 5 आगे है, 5 डिग्री आगे है। अभी क्या करते हैं, देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं। तो क्या कहेंगे, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो कि y इज y1 प्लस y2, y1 प्लस y2। y1 क्या है, y1 है a साइन ओमेगा टी और y2 है b साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये b हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा b और साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब इसके बाद इसमें से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा रह गया a प्लस बी कॉस 5 और साइन ओमेगा टी प्लस यह रह गया b साइन 5 को मैं पहले लिख देता हूं और कॉस ओमेगा टी। ये किसकी इक्वेशन आ गई, ये सुपर इंपोज्ड वेव की इक्वेशन आ गई। अब इस सुपर इंपोज्ड वेव को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म में, यानी इसे कंपेयर करना है इक्वेशन इन दोनों से, तो हमें इसको इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कुछ चीजें एज्यूम करेंगे। देखो कैसे, हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट a प्लस बी कॉस 5 इक्वल टू आर कॉस थीटा और b साइन 5 इक्वल टू आर साइन थीटा। ऐसा हमने ले लिया। अब यहां पर हम r और थीटा की वैल्यू निकालेंगे कि a प्लस बी कॉस 5 जब r की कॉस थीटा के होगा और ये r साइन थीटा के होगा, तो r की वैल्यू क्या होगी और थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो भी हम निकालेंगे इन द टर्म्स ऑफ a b एंड 5। तो उसके लिए आप क्या करो, अभी करते हैं इसको, पहले हम इसकी वैल्यू को उसमें पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद ये मार्कर लीक कर रहा है भाई, लीक क्यों कर रहा है यार, ओहो टाइट नहीं है। हाँ, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो y आ गया हमारा r cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस r साइन थीटा cos ओमेगा टी। और साइन एक r कॉमन ले लो, साइन a cos b cos a साइन b क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी ओमेगा टी प्लस थीटा। ये देखो, ये सुपर इंपोज्ड वेव की इक्वेशन आ गई। अब ये बिल्कुल इनके जैसी है ना, ठीक। अगर इसको मैं बोलूं तो इनमें फेज डिफरेंस देखो, इसका फेज डिफरेंस कितना है भाई, इसका फेज है ओमेगा टी, इसका फेज लिया ओमेगा टी प्लस थीटा, तो ये इससे थीटा आगे है। ये इससे कितना आगे है या पीछे है, जो भी है डिपेंड करेगा। तो इसके फेज में इसका फेज माइनस कर दो या इसके फेज में इसका फेज माइनस कर दो, तो ओमेगा टी कैंसिल, तो इसका फेज डिफरेंस आएगा थीटा माइनस 5। तो इस तरीके से जो नई वेव आई, जो नई SHM आई, उसका हम बता सकते हैं कि उसका फेज डिफरेंस इसके साथ क्या होगा या इसके साथ क्या होगा, ठीक। अब क्या करते हैं, R और इसको मैं यहां से पॉज करके नोट कर लिया करो सारी चीजें। हाँ, अभी क्या करते हैं, देखो अब R और थीटा की वैल्यू पता करते हैं किसके टर्म्स में, a b और 5 की टर्म्स में। उसके लिए क्या करेंगे, देखो
मान लो इसको मैंने 1 ले लिया, इसको मैंने 2 ले लिया, स्क्वायर ऐड कर दो, स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को स्क्वायर ऐड कर दो। तो क्या करोगे फिर देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2ab कॉस 5, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, दोनों को ऐड कर दिया। आरएचएस में क्या जाएगा देखो, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में कॉमन आ जाएगा आर स्क्वायर और हो जाएगा 1, और ऐसे ही इन दोनों में कॉमन आ जाएगा बी स्क्वायर और हो जाएगा 1, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू आ गई फिर अंडर रूट ऑफ दिस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। तो अगर हमें ए बी और cos 5 की वैल्यू पता हो तो इसमें पुट करो और आर की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो, तो सुपर इंपोज वेव जब आएगा तो हम उसका एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं इस वाले फार्मूले से। यानी जो नया एसएचएम आएगा, दोनों को सुपर इंपोज होने से जो नई एसएचएम आएगी उसका हम एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन। और थीटा के लिए क्या करोगे, और थीटा के लिए क्या करोगे, आप इसको इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, तो ये हमारा आ जाएगा ये आ जाएगा tan थीटा, this will be tan theta equals to this by this, तो b sin phi अपॉन a प्लस b cos phi, ये आ गया देखो। तो थीटा हो गया tan इनवर्स b sin phi अपॉन a प्लस b cos phi। इस तरीके से आप थीटा की वैल्यू निकाल दोगे और यहां पुट कर दोगे, आर की वैल्यू निकाल दोगे, यहां पुट कर दोगे, तो आपको सुपर इंपोज वेव की इक्वेशन पता लग जाएगी कि जब दो एसएचएम सुपर इंपोज किए तो उनके मिलने से जो नई एसएचएम बनी है ना, एसएचएम मतलब ये मोशन हो गया एक तरीके से, जो नई एसएचएम बनी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा और उसका फेज डिफरेंस क्या होगा, थीटा, यानी उसका फेज क्या होगा, है ना। तो इस तरीके से आप दोनों चीजें निकाल सकते हो। अब एक चीज देखो, ये दो हमारे पास फार्मूले आए, मैं आपको ये आप पॉज करके नोट कर लो सारा। अभी क्या करेंगे देखो, ये जो हमने किया, ये हमने किया किससे, ये हमने किया किससे, मैथमेटिकली, प्योर मैथमेटिक्स था, मैथमेटिकली हमने सुपर इंपोज वेव की इक्वेशन निकाल दी और फेज डिफरेंस निकाल दिया। सुपर इंपोज वेव की इक्वेशन भी निकाल दी और फेज डिफरेंस भी निकाल दिया। अभी क्या करते हैं देखो, हम इसको एक तरीके से और भी निकालते हैं जिसको हम कहते हैं वेक्टर मेथड, इसको कहते हैं वेक्टर मेथड। और वेक्टर मेथड में क्या करोगे, याद करो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद है। तो जैसे यहां पर हमने दो लिया एसएचएम, y1 लिया a साइन ओमेगा टी और y2 लिया b साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो एम्पलीट्यूड जो होता है डिस्प्लेसमेंट, ये भी तो वेक्टर ही हुआ, नहीं हुआ क्या, वेक्टर है, तो ये भी एक तरह का वेक्टर ही हुआ। तो मान लो इसमें से एक साइड ले लिया मैंने ये, अच्छा ए मैंने क्या लिया, देखो ए मैंने क्या लिया, ए मैंने वो लिया जिसका फेज कम है, याद रखो ए क्या है, जो भी फार्मूला बताऊंगा उसमें ए क्या है, ए वो है जिसका फेज है कम। देखो लिख देता हूं यहां पर, ए क्या है, जिसका फेज है कम। ए मत मतलब हमेशा जब भी आप इस मेथड से करोगे तो ए क्या लोगे, ए जिसका
फेज कम है, जिसका फेज कम है वो है ए, और जिसका फेज ज्यादा है वो है बी। ध्यान रखना इस चीज को, जिसका फेज है कम वो है ए, जिसका फेज है ज्यादा वो है बी। ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये ले लिया मैंने ए और ये ले लिया मैंने बी, जिसका फेज है ज्यादा। और कितना ज्यादा? इतना ज्यादा भाई, फाई ज्यादा नहीं। अब ये क्या किया, इसको इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया और ये मिला दिया और ये हो गया इसका रिजल्टेंट। याद करो कौन सा? ट्राइंगल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, याद आया? और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये हो गया रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई क्या? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, और ये हो गया इसमें अल्फा। और अल्फा की वैल्यू कितनी थी याद करो? अल्फा कितना था? यहां से ड्रॉ करते थे ऐसे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, इसको क्या बोलते थे? ये फाई है तो ये भी फाई है, इसको क्या बोलते थे? बी कॉस फाई, बी साइन फाई, ऐसे बोलते थे इसको, याद है? और टेंजर फॉर्म क्या लिखते थे? क्या था? बी साइन फाई अपॉन ए प्लस बी कॉस फाई। हमने कहा लिखा था ये? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ध्यान रखेंगे ए क्या है? ए वो है जिसका फेज कम है, और बी क्या है? वो है जिसका फेज ज्यादा है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। और एक और तरीका है रिजल्टेंट निकालने का। नंबर 1 मैथमेटिकली मेथड बताया, फिर उसी को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम करेंगे, जितने भी हम न्यूमेरिकल्स अभी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो कोशिश करेंगे, ट्राई करके देखेंगे, इसी तरीके से करेंगे। इसमें लेकिन ध्यान रखना एक चीज, क्या बताया? ए क्या है? ए वो है जिसका फेज है कम, बी वो है जिसका फेज है ज्यादा। ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये हमने ये लिया। अब इसमें एक और तरीके से कर सकते हैं। उसको तरीका क्या है? कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। यानी कि जो हमें एसएचएम दिए रहेंगे उनके एम्पलीट्यूड को, जैसे मान लो ये हमने लिया, जैसे एक ये लिया और दूसरा मान लो हमने ऐसे ले लिया, ये ए ये बी, तो ये इसके तीसरा तो वो पूरा बताता हूं देखो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। थर्ड तरीका क्या है? थर्ड तरीका है ये वेक्टर मेथड हो गया, फेजर डायग्राम से इसको हम कहते हैं। और तीसरा तरीका क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके। कैसे? कैसे? देखो, जैसे ये है ए, ये है बी, और इनके बीच का एंगल, और ये ले लिया हमने इसके, देखो ये एक लाइन ले लिया, ये ले लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये ले लिया एक्स एक्सिस। ठीक, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो इसके ये एंगल में ले लूं, मान लो थीटा ले लूं या फाई ले लूं, ये फाई तो नहीं सकता, इसको मैं थीटा ले लेता हूं, चलो जो भी है वो थीटा, ये थीटा अलग है, ध्यान रखना। तो इसमें ये वाला सब कंपोनेंट क्या हो जाएगा? देखो बी, इसको चलो थीटा बाद में लिखते हैं, चलो ये इसका ये वाला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या हो गया? बी वाई, है ना। और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया? ये हो गया बी एक्स। अब क्योंकि इसको तो हमने एक्स एक्सिस पे ही लिया है, तो इसको तो एक्स ही कंपोनेंट होगा, ए वाई होगा इसका 0, क्योंकि इस वाले वेक्टर को, यानी इस वाले एम्पलीट्यूड को हमने एक्स एक्सिस पे ही दिखा दिया, तो कंपोनेंट तो फिर बी का होगा ना। अब क्या करोगे? देखो, यानी कि बी के कंपोनेंट्स हो गए बी वाई और बी एक्स, दिस एंड दिस, दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ बी। उसके बाद क्या करोगे आप? इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे। तो रिजल्टेंट ऑफ बी एक्स एंड ए एक्स, मान लेता हूं ए एक्स ज्यादा है बी एक्स से, सपोज करो, तो नेट वैल्यू में इसको ए एक्स कर देता हूं। चलो, ये कितना आएगा? ए एक्स कितना आएगा? ए एक्स माइनस बी एक्स, ये आ जाएगा आपका। भाई ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ए एक्स माइनस बी एक्स। अच्छा, और इन ये जो बी वाई है वो तो सेम रहेगा, तो ए वाई, इधर इसका तो कोई कंपोनेंट है नहीं, खाली इसका एक ही कंपोनेंट है, तो इसका रिजल्टेंट निकाल दिया। और ये बी वाई जो है, जो ए वाई है वो बी वाई के इक्वल ही रहेगा। यानी इसका मैं एक और डायग्राम अगर आप बना के दिखाऊं, इसी का इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनाऊंगा?
ऐसे ये हो गया ए एक्स, ये हो गया ए वाई, कैपिटल ए वाई, और इनके बीच में एंगल हो गया 90। तो इनका रिजल्टेंट आ गया ये, विच इज ए, यानी कि आर, या कुछ भी लिख दो, आर लिख देते हैं, आर से दिखा रहे तो आर, तो आर कितना आ जाएगा फिर, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये आ गया, ये आ गया क्या, ये आ गया इनका, क्या आ गया ये इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में रिजल्टेंट आ गया। इस तरीके से हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, समझ में आया। और क्या कर सकते हैं इसमें, और कैसे कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो, तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया, इसका रिजल्टेंट निकाल दिया। तो कितने मेथड होते हैं इसके, 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 क्या बताया, नंबर 1 क्या बताया, फर्स्ट मेथड इज व्हाट, फर्स्ट मेथड वाज कि हम क्या करें, मैथमेटिकल करें इसको। दूसरा, उसको हम फेजर डायग्राम से भी कर सकते हैं, या वेक्टर डायग्राम से भी कर सकते हैं, ट्राइंगल लॉ से या पैरेललोग्राम लॉ से, और इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में भी कर सकते हैं। तो तीनों तरीके से किसमें भी करो, कैसे भी जाएगा। मैं आपको अभी एक फेजर डायग्राम से कुछ क्वेश्चंस 1-2 करके देखते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम करके देखते हैं, फेजर डायग्राम से कर लेते हैं, फिर बाद में उसको हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके भी करके देख लेंगे, और देखेंगे क्या दोनों से आंसर सेम आता है। एक बार ऐसा करेंगे, उसके बाद फिर हम एक ही मेथड से क्वेश्चंस को करते जाएंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे हम मेथड यूज करेंगे बार बार, कौन सा, कोई सा भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं आप एक क्वेश्चन को दोनों तरीके से कराऊंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नए क्वेश्चंस करेंगे हम, उसके बाद वो फेजर डायग्राम से करेंगे, यानी कि वेक्टर डायग्राम से करेंगे। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, सपोज करो, तो हम अभी अब सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे ये एसएचएम की इक्वेशन सॉल्व होंगी। कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम का एक क्वेश्चन करते हैं वेक्टर मेथड से, और उसी को हम फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिजॉल्व करके भी उस क्वेश्चन को हम करके देखेंगे। तो जैसे मान लो ये मैंने एक एसएचएम लिया, y1 = 3 sin ओमेगा टी और y2 = 4 sin ओमेगा टी प्लस 30। तो इसमें जो ये वाली एसएचएम है, इसका फेज इससे 30 डिग्री ज्यादा है, यानी इसका फेज है ओमेगा टी, इसका फेज है ओमेगा टी प्लस 30। तो हम क्या करते हैं, जब किसी भी, देखो ध्यान रखेंगे, हम कंबाइंड एसएचएम की इक्वेशन निकालेंगे, तो उसमें 2 चीजें मैंने आपको बताई, एक ए और एक बी। तो ध्यान रखना है, ए कौन होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, ए कौन होगा, ए वो होगा, ए वो पहली बात तो कंबाइंड एसएचएम होगा क्या, देखो जैसे y = 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 sin ओमेगा टी प्लस 30। तो इसमें ये कंबाइंड एसएचएम की इक्वेशन आ गई। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो इसको फिर हम एक इक्वेशन और लिखेंगे जो इस फॉर्म में होगा, साइन की फॉर्म में होगा। तो उसके लिए जब हमने फेजर डायग्राम से या वेक्टर डायग्राम से इनको हम करते हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ए क्या है। जितने भी हमने डेरिवेशन करे उसमें ए लिखा है हमने, बी लिखा है हमने, तो ए क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, ए वो है जिसका फेज कम है, और बी वो है जिसका फेज ज्यादा है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, देखो ए, ये मैंने एक वेक्टर ले लिया, और ए कौन है, जिसका फेज कम है। तो इन दोनों में फेज किसका कम है, इसका ओमेगा टी है, इसका फेज ओमेगा टी प्लस 30 है, यानी 30 डिग्री आगे है, तो इसका फेज है कम। तो इसमें ए जो हो गया हमारा वो 3 हो गया, ठीक। अब दूसरा बी क्या होगा, बी है हमारा फिर 4, और इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री। तो यहां से हम ये बना देते हैं दूसरा, और ये है हमारा कितना, 4, और इसके बीच का फेज डिफरेंस है 30 डिग्री। अभी क्या करेंगे, अब इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या बन गया, ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया, और इसको इससे कर देंगे ज्वाइन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा इसका रिजल्टेंट, किसका 4, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम।
कौन सा लॉ बताया आपको? डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है? फाई है, और जो रिजल्टेंट है उसका एंगल ए के साथ लिया, क्या है? अल्फा। ए क्या बताया मैंने आपको? ए वो है जिसका फेज कम है, और बी कौन है? जिसका फेज ज्यादा है। और एंगल जो रिजल्टेंट लेते हैं हमेशा किसके साथ लेंगे? ए के साथ लेंगे, अल्फा। तो क्या करोगे इसमें? आर कितना आ जाएगा? देखो, आर विल बी इक्वल टू ये ए स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 3 4 cos 30, ये आ गया। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 60 और ये आ गया आपका 24, और इनटू cos 30 होता है √3/2, तो 12। तो ये हमारा r आ गया, देखो, √25 प्लस 12√3, ये r की वैल्यू आ गई, ये r आ गया हमारा। अब उसका क्या निकालेंगे हम? डायरेक्शन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट? क्या होता है tan अल्फा? tan अल्फा होता है हमारा b sin phi अपॉन a प्लस b cos phi। ध्यान रखना, क्या बताया? a कौन? जिसका एंगल है कम, b कौन? एंगल मतलब फेज, b कौन? जिसका है ज्यादा। और ये अल्फा किसके साथ लेते हैं? उसके साथ जिसके एंगल है कम, जिसका फेज है कम, यानी कि a के साथ लेंगे यहां पर इसमें। ये हो गया। तो यहां पर b क्या है? यहां पर b है हमारे यहां पर 4, और साइन 30 अपॉन a हो गया आपका 3 प्लस 4 cos 30। दिस विल बी 4 इंटू साइन 30 हो गया आपका 1/2, 3 प्लस 4 cos 30 √3/2, 2 अपॉन 3 प्लस 2√3, ये आ गया हमारा tan अल्फा। तो अल्फा कितना आ गया फिर? tan इनवर्स 2 अपॉन 3 प्लस 2√3, ये आ गया। अब सुपर इंपोज वेव की इक्वेशन क्या होगी? क्या लिख देता हूं साइड में। इक्वेशन ऑफ सुपर इंपोज वेव, सुपरइम्पोज्ड वेव y इक्वल्स टू व्हाट? क्या होगा? r sin ओमेगा t प्लस अल्फा। r क्या है? r है हमारा √25 प्लस 12√3 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा कितना है? tan इनवर्स 2/3 प्लस 2√3। इसको पॉज करके नोट कर लो। 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, और उन्हीं 2-3 क्वेश्चन में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो आपको आनी चाहिए, और फिर आप इसी तरह के सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम के और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको समझ में आया? तो ये मैंने इसको जो किया, ये हमने जो किया वो किस तरीके से किया? इसको हमने फेजर डायग्राम से किया, यानी कि वेव के एम्पलीट्यूड को वेक्टर एज्यूम करके किया, वेक्टर मेथड से किया। इसमें मैं क्या करता हूं? इसको अभी रहने देता हूं, इसको रहने देता हूं, क्योंकि अब मैं तुम्हें इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में रिजॉल्व करके भी इसी क्वेश्चन को करके दिखाता हूं, और देखते हैं हमारा दोनों तरीके से आंसर विल बी सेम। तो कोई भी तरीका जो आपको जचता है, जो हमारे मन को भाया, वही हम करेंगे। आना दोनों चाहिए, तरीका दोनों आना चाहिए, लेकिन जो अच्छा लगे उससे करो। आना दोनों चाहिए। देखो ये क्या था? 3, ये क्या था? 4, ये क्या था? 30, इसको मान लिया x एक्सिस, इसको मान लिया y एक्सिस। इसको सपोज करो हम कर लेते हैं ax, ये ax हो गया, यानी ax क्या, इसको हम a ले लेते हैं। तो a यहां पर किसके इक्वल है? ax के इक्वल है। लेकिन ये जो b है यहां पर, ये b, इसके दो कंपोनेंट होंगे। इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा?
और एक इधर वाला कंपोनेंट होगा। तो इसका 4 का अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो देयर विल बी 2 कंपोनेंट ऑफ 4। ये वाला कंपोनेंट क्या एंगल के साथ का हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 4 cos 30 और ये क्या इसको क्या बोल देते हैं बी वाई और ऐसे ही बी एक्स क्या हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा हमारा बी एक्स सॉरी बी एक्स और ये हो जाएगा बी वाई एंड बी वाई विल बी व्हाट बी वाई विल बी 4 sin 30। तो ये हमारा b के कंपोनेंट्स हो गया x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। अब इसमें देखो अगर इसका मैं देखूं तो एक a नेट जो आएगा x एक्सिस के तरफ जो a नेट आएगा वो कितना होगा 3 प्लस 4 cos 30 यानी कि 3 प्लस 4 और cos 30 कितना होता है √3/2। तो दिस विल बी 3 प्लस 2 √3 दिस इज a नेट आ गया। dy क्या है इसको चलो स्मॉल ए से मैं डिनोट कर देता हूं स्मॉल ए हाँ ऐसे ही by क्या होगा देखो by इज 4 sin 30 यानी कि 4 इंटू 1/2 दिस मीन्स 2। तो ये by की वैल्यू आ गई। क्लियर है। अब उसके बाद आप निकालोगे ये है इनका रिजल्टेंट ये क्या है इनका अब दो चीज आ गई इसमें ये इसका रिजल्टेंट ये तो हमने लिया था बी तो बी को कंपोनेंट कर दिया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है किसका इसका और इसका क्या रिजल्टेंट होगा तो नेट आर जो वैल्यू होगी दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस यानी कि ए नेट स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर ए नेट स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर एंड व्हाट विल बी ए नेट स्क्वायर दिस इज ए नेट। तो 3 प्लस 2√3 स्क्वायर एंड बी वाई स्क्वायर एंड बी वाई इज व्हाट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब इसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं देखो तो यहां सॉल्व करता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं इसको 9 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 12 प्लस 2ab 12√3 प्लस 4 दिस विल बी इक्वल्स टू 25 दिस विल बी 25 प्लस 12√3 दिस इज द r। नाउ कंपेयर दिस विद दिस बोथ आर सेम। क्लियर है रिजल्टेंट सेम आ गया। इस तरीके से हमने इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में किया। अब देखो जैसे ये हमारा बी वाई ये हमारा बी एक्स इसको छोड़ो ये हटा देते हैं इसको हटा देते हैं। अब इसका रिजल्टेंट मान लिया इधर कहीं आ गया ये आर आ गया मतलब दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ व्हाट बी एक्स एंड बी वाई दोनों का रिजल्टेंट है। लेट एंगल विद ए इज अल्फा मैंने बताया आपको अल्फा किसके साथ ए के साथ तो tan अल्फा ए कौन है जिसका फेस कम है तो tan अल्फा विल बी बी वाई अपॉन ए नेट एंड व्हाट इज बी वाई दिस मीन्स 2 एंड व्हाट इज ए नेट 3 प्लस 2√3 दिस इज tan अल्फा and alpha will be tan inverse 2/3 plus 2√3 and this is same as the previous result। देखो तो हमने इसको दोनों तरीके से किया। हमने इसको फेजर डायग्राम से भी किया और हमने इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके भी किया और दोनों का रिजल्ट क्या रहा है सेम। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो बस आपको दोनों आना चाहिए। जो आसान लगता है जो जल्दी हो जाता है फर्राटे मार दो उसे करके जिससे आप फर्राटे मार दो तुरंत हो जाए आप उससे कर लो। अब आपको मैं क्या करता हूं देखो कुछ और क्वेश्चंस कराता हूं सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम के सारी तरह की सिचुएशन जितने तरह की सिचुएशंस हो सकती है मैं लेकर के बता रहा हूं और उनको हम सॉल्व करके देखते हैं। और ऐसे ही अगर हम सारे तरह की सिचुएशंस को कर लेंगे
तो कोई भी क्वेश्चन होगा कॉम्बिनेशन ऑफ एस एंड यू का चुटकियों में हो जाएगा, कोई कठिन नहीं होगा हमारे लिए। देखो मान लो y1 लिया हमने 4 साइन ओमेगा टी प्लस 60 प्लस 3 साइन ओमेगा टी प्लस 30, ये ले लिया मैंने, दो इक्वेशंस ले ली, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एसएच कंबाइन कर दिया दोनों को। दीज आर दी टू एसएचएम, दोनों को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, सीधा कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया। मान लो ये y1 है, ये y2 है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दोनों का कॉम्बिनेशन। अब हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ए कौन है, वही बात आ गई, ए कौन है, जिसका फेज कम है। इन दोनों में बताओ किसका फेज कम है, इसका फेज है ओमेगा टी प्लस 60, इसका फेज है ओमेगा टी प्लस 30, तो इसका फेज कम है ना, इससे 30 डिग्री कम है इसका फेज भाई। तो ए यहां पर क्या, इसका मतलब ए यहां पर हो गया हमारा 3, क्लियर है, एंड बी हमारा हो गया यहां पर कितना, बी हमारा हो गया यहां पर 4। और फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस इज दिस माइनस दिस, कितना फेज डिफरेंस है, दिस माइनस दिस, यानी कि फेज डिफरेंस इज 30 डिग्री। तो बनाए, चले ये मैंने ले लिया ए, व्हाट इज ए इज 3, और ये ले लिया मैंने बी, एंड व्हाट इज बी, बी इज 4, एंड फेज डिफरेंस बिटवीन टू इज 30 डिग्री। 30 यानी बी का फेज ए से कितना आगे है, 30 डिग्री ज्यादा है, 30 डिग्री ज्यादा है। अभी देखो क्या करते हैं, इसको अब क्या करेंगे, इसको इसका पैरेलल इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, ये एक्सटेंड कर दिया, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये बन गया पैरेललोग्राम। क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम बन गया। थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा, और बढ़िया बनाते हैं भाई, बढ़िया बनाते हैं, मेरे हाथ में मार्कर तो हमारे पास है, ये मैंने पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक, और ये आ गया इसका रिजल्टेंट, और ये आ गया इसका अल्फा। क्लियर है, आर कैसे निकलेगा, देखो व्हाट विल बी आर हियर, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2ab cos 30। क्लियर, ये आ जाएगा वही जो पहले आया था अभी, कितना 9 प्लस 16 प्लस 24 into root 3/2, this will be equals to 25 plus 12 root 3। ये हमारा एम्पलीट्यूड आ गया सुपर इम्पोज्ड वेव का। नाउ अल्फा, व्हाट इज अल्फा, अल्फा विल बी क्या होगा, tan अल्फा किसके इक्वल होगा बताओ, व्हाट इज tan अल्फा, तो tan अल्फा विल बी b sin phi अपॉन a प्लस b cos phi। क्लियर है, b is what, b is here 4 sin 30 अपॉन, ये वही सारा आ रहा है पिछले के जैसा ही, और 3 प्लस 4 cos 30, तो 4 इंटू 1/2, 3 plus 4 into root 3/2, this 2 2 this will be 2 upon 3 plus 2 root 3 tan alpha, and alpha is tan inverse 2 upon 3 plus 2 root 3। ये आ गया अल्फा की वैल्यू। क्लियर है, क्या करा हमने, क्या करा हमने, हमने करा वही जो पहले किया, कोई नई बात तो हमने करी नहीं क्या करा पहले हमने, tan अल्फा का वही लगाया फार्मूला, व्हाट इज फाई, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, और यहां पे वैल्यू पुट गई। और ए क्या, देखो बार बार कह रहा हूं, ए क्या, वो जिसका फेज कम, बी क्या, वो जिसका फेज ज्यादा। तो दो इक्वेशंस होगी एसएचएम में, इस तरह से हम ए और बी पता कर लेंगे, हम यहां डाल देंगे और tan अल्फा निकाल देंगे। अब आता है इक्वेशन ऑफ सुपर इम्पोज वेव। तो सुपर इम्पोज वेव की इक्वेशन क्या होगी ये बताओ, सुपर इम्पोज वेव की इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू
आर साइन ओमेगा टी, आर साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस अल्फा। अब होगी ये कहां से आया सर, क्योंकि अब तक तो हम क्या लिखते आए थे, अब तक तो हम क्या लिखते आए थे, अब तक हम लिखते आए थे आर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये 30 कैसे आ गया, ये इसीलिए आ गया कि याद करो जब हमने सुपर इंपोज वेव किया था तो y1 लिया था a साइन ओमेगा टी, इसका फेज कम था, और y2 लिया था हमने b साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसका फेज था ज्यादा, इसका फेज था ज्यादा। यानी कि यहां जो हमने रिजल्टेंट निकाला था, यानी कि रिजल्टेंट हमने क्या निकाला था, इसमें ये नहीं था, मान लो कहां गया ये नहीं था, खाली अल्फा था, खाली अल्फा था ना। तो ये किसका फेज था, उसका फेज था जिसका फेज है कम, यानी कि ए के साथ जिसका फेज कम है वो है यहां पर कौन सा है जिसका फेज कम है, ये कि ये। तो इसीलिए यहां पर मतलब यहां पर जो हम लिखते हैं ना ओमेगा टी नहीं लिखते, वो फेज लिखते हैं दो जिन एसएचएम को हम कंबाइन कर रहे हैं उसमें से उसका फेज लिखेंगे जिसका फेज है कम, क्योंकि जो हमने मेन डेरिवेशन किया उसमें एक का फेज लिया हमने ओमेगा टी, दूसरे का लिया हमने ओमेगा टी प्लस 5, इसलिए हमने लिखा ओमेगा टी प्लस अल्फा, क्योंकि हमें कौन सा लेना था, वो फेज जिसका फेज है कम, वो एसएचएम जिसका फेज है कम, यानी कि उसका ओमेगा टी। लेकिन यहां तो जिसका फेज कम है वो ओमेगा टी थोड़ी है, ओमेगा टी प्लस 30 है, तो हम ओमेगा टी प्लस 30 में अल्फा ऐड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। जब ओमेगा टी प्लस अल्फा लिखते हैं तो ओमेगा टी उसका फेज था जिसका फेज कम है, लेकिन यहां पर उसका फेज जिसका फेज कम है वो एसएचएम जिसका फेज कम है वो है ओमेगा टी प्लस 30, ओमेगा नहीं है, ओमेगा टी नहीं है। तो इसीलिए यहां पर जो हम जब रिजल्टेंट लिखते हैं तो वो फेज लिखते हैं, उस एसएचएम का फेज लिखते हैं जिसका फेज कम है, ओमेगा टी प्लस 30। ये चीज याद रखना है, ठीक। और अल्फा आप डाल देंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, y इक्वल्स टू आर कितना है, ये 25 प्लस 12 रूट 3 और साइन ओमेगा टी प्लस 30, ओमेगा टी प्लस 30 प्लस क्या, tan इनवर्स 2/3 प्लस 2 रूट 3। ये हमारी देखो ये एसएचएम की कंबाइंड एसएचएम की इक्वेशन आ गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंबाइंड एसएचएम। तो पॉज करो और नोट करो, उसको पॉज करो और नोट करो, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन हम ऐसा ही कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम का ऐसा ही एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अब मैं यहां पर सारे आपको वेक्टर मेथड से भी बता रहा हूं। अगर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से लगे, अच्छा लगा है तो उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको कंसेप्ट दोनों आना चाहिए। दोनों तरीके से करके देख लो, जो अच्छा लगे उसको बाद में यूज करो। अब एक और इक्वेशन लेते हैं, चलो कंबाइंड एसएचएम y इक्वल्स टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 30, चलो ये ले लिया, प्लस 4 साइन साइन कॉस कर देते हैं, कॉस 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 कॉस, चलो माइनस लिखते हैं यार, माइनस लिखते हैं, 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30, ये 60 कर देता हूं, 60। ये मैंने दो एसएचएम को कंबाइन कर दिया। अब मुझे कंबाइंड एसएचएम की क्या करनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो ये मैंने एसएचएम को कंबाइन कर दिया। अब देखो इसमें क्या है, जब इसमें अगर हम देखेंगे तो बीच में आ रहा है माइनस, तो सबसे पहला काम हमारा ये है, देखो जब कंबाइंड एसएचएम की इक्वेशन जब हम फर्दर उसको तब सॉल्व करेंगे जब जिनको हम कंबाइन कर रहे हैं दोनों इक्वेशन साइन में होनी चाहिए। सबसे पहली बात, दोनों इक्वेशन साइन में होनी चाहिए, साइन में है। दोनों इक्वेशन पॉजिटिव होना चाहिए, क्या पॉजिटिव है, नहीं है, ठीक। दो तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, अभी करते हैं, यानी यहां पर पॉजिटिव साइन करेंगे। तीसरी चीज, दोनों का ओमेगा पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि यहां पर है। अब ऐसा हम इसको जब पॉजिटिव यहां से हटाएंगे तो इस तरीके से हमें नहीं कर देना कि ओमेगा नेगेटिव आ जाए। अगर यहां ओमेगा नेगेटिव हो गया, ओमेगा पॉजिटिव हो गया, तो फिर ऐसे नहीं करना। करना क्या है,
क्या बताया, दोनों साइन में हो, दोनों का ओमेगा पॉजिटिव हो और दोनों ही पॉजिटिव इक्वेशन हो। ठीक, तो हम सारी चीजें करके देखते हैं। यानी मेन चीज हमारे यहां पे, इसको फर्दर सॉल्व करने से पहले, कंबाइंड एसएचएम करने से पहले, फेज डिफरेंस निकालने से पहले, सबसे पहला काम हमारा यहां से माइनस को हटाना। माइनस को इस तरीके से हटाना है कि यहां ओमेगा टी नेगेटिव ना हो जाए, ओमेगा टी को पॉजिटिव ही रखेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है ना। तो क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता, क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता हूं, 180 प्लस ओमेगा टी प्लस 60 नहीं लिख सकता क्या, क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता हूं, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या करा, इसमें यहां पर मैंने माइनस को हटाने के लिए, और साइन साइन में ही रहे, और यहां पर मैंने 180 प्लस कर दिया, क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ा इक्वेशन पे, ध्यान रखेंगे इस चीज को, कोई फर्क पड़ा। अब ऐसा करके थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, बल्ले बल्ले हो जाएगी फिर हमारी। तो साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस कितना हो गया ये 180 240। अब देखो, अब क्या बताया मैंने, जब कंबाइंड एसएचएम की इक्वेशन निकालेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो दोनों होना चाहिए साइन, पहली चीज, दोनों होना चाहिए पॉजिटिव, दूसरी चीज, दोनों का ओमेगा होना चाहिए पॉजिटिव, तीसरी चीज, क्या ये तीनों इसमें नहीं है, तीनों के तीनों ही चीजें इसमें है। तो अब हम यहां पर आगे जो हमने सीखा तरीका, उससे उसको प्रोसीड कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या बताया, ए कौन है, ए वो है जिसका फेज है कम, ए वो है जिसका फेज है कम, किसका फेज है कम, इसका फेज है कम। तो ये हमारा ए, ये हमारा बी, क्लियर है, क्लियर है तो करो आगे, ये हमारा ए और ये हमारा बी, तो ये है हमारा, यहां सॉल्व करते रहो, जगह कम बचती है यार। ये हो गया हमारा ए, और ए है हमारा कितना, ए हमारा 3 है ना, और बी फेज डिफरेंस कितना आएगा, 240 माइनस 30, फेज डिफरेंस हो गया 210, 210 किधर आएगा, 210 इधर कहीं आ जाएगा ऐसे, है ना। ये एंगल हो गया हमारा 210 डिग्री, ये आ गया हमारा 4, ठीक, 4 आ गया, क्लियर है। चलो जी, अब क्या करेंगे इसमें, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये अब यहां करेंगे इसको, ये हो गया, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये बन गया मेरा पैरेललोग्राम, और ये कर दिया मैंने इसका रिजल्टेंट, ये हो गया इसमें फाई डायग्राम। देखो पैरेललोग्राम में ए और बी के बीच का जो एंगल होता है वो फाई होता है, वो यहां पर फाई कितना है, 360 माइनस 210 कितना होगा फाई, 360 माइनस 210 दैट विल बी व्हाट, हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 065 एंड 150 हो गया, इसके बीच का एंगल ये हो गया, ये हो गया हमारा आर, क्लियर है। आर की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा आर, यहां करते हैं यार, आर इक्वल्स टू व्हाट, आर विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए कौन है जिसका फेज है कम, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 3 4 कॉस 150, ठीक, सॉल्व करो, 9 प्लस 16 प्लस 24 और cos 150 कर सकते हैं, 90 प्लस 60, cos 90 प्लस 60 माइनस साइन 60, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा आ गया हमारा। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा और अच्छे से, तो 25 और साइन 60 कितना होता है भाई साहब, 24 इंटू साइन 60 होता है √3/2,
तो 2 से take 2, this will be 25 minus 12 root 3. This is the equation of amplitude of the combined SHM. This is the amplitude of the combined SHM. अब क्या करोगे? tan अल्फा निकालोगे. tan अल्फा क्या होगा? b sin phi अपॉन a प्लस b cos phi. ये अल्फा, ये अल्फा है. मैं बाहर लिख देता हूं उसको, ढचेगा नहीं ना. चलो इसको मैं कर देता हूं बाहर, इसको कर देता हूं अंदर. अब जगह बन गई अंदर. ठीक. चलो अब इसको करते हैं b. b क्या है हमारा? देखो b है हमारा 4 sin 150 अपॉन 3 प्लस 4 cos 150. This will be equals to 4 sin 90 plus 60 cos 60 हो जाएगा. cos 60 divided by 3 plus 4 और cos 150 हो जाएगा कितना? माइनस साइन 60. वही पीछे ये this है ना. अब इसको करते हैं cos 60 is 1/2, तो 4 into 1/2 cos 60 1/2 and 3 minus 4 into root 3/2. 2 2 is 4. अब कहाँ करूँ? जगह कहाँ बची? यहाँ बची है. तो tan अल्फा विल बी व्हाट? 2 upon 3 minus 2 root 3. तो अल्फा इज tan इनवर्स 2 upon 3 minus root 3. ये आ गया हमारा अल्फा. ठीक. और ये आ गया था हमारा आर. पॉज करके इसको नोट कर लो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें यहां से गायब करूंगा. तो ये गायब कर देता हूं. चलो बाकी मेरा काम चल जाएगा फिलहाल के लिए. एक मिनट में दिख रहा है कि दिख रहा है? देखो जरा. यस, क्लियरली विजिबल है, क्लियरली विजिबल है. हाँ, ये आ गया हमारा. देखो अब इक्वेशन ऑफ सुपर इम्पोज वेव क्या हो जाएगी? सुपर इम्पोज वेव कह रहा हूं, कंबाइंड एसएचएम. y इक्वल्स टू r sin ओमेगा t प्लस 30. समझ में आई बात? वही पिछला वाला केस. दिस इज द ओमेगा टी प्लस 30. अगर खाली ओमेगा हो, जिसका फेज कम है, अगर वो खाली ओमेगा टी होता तो ओमेगा टी लिखते. जिसका फेज कम है उसका फेज है ओमेगा टी प्लस 30, तो वही यहां लिखेंगे. जिसका फेज कम है वो यहां लिखना है, ओमेगा टी नहीं लिखना. जिसका फेज कम है वो लिखना है, वो यहां पर ओमेगा टी प्लस 30. यस. और उसके बाद अब एक और चीज देखो, प्लस अल्फा करोगे ना, प्लस अल्फा करोगे ना, तो अब अल्फा देखो यहां पर नीचे है ना नेगेटिव. भाई ऊपर होता पॉजिटिव, नीचे है नेगेटिव. तो माइनस टेन अल्फा, माइनस अल्फा कितना जाएगा? अल्फा दिस इज मतलब माइनस में आएगा. तो tan इनवर्स व्हाट? 2 upon 3 minus 2 root 3. माइनस क्यों? क्योंकि नीचे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है. ऐसे नेगेटिव. ठीक. तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया? कंबाइंड एसएचएम की इक्वेशन निकाल दी. चलो एक और करते हैं लास्ट, और फिर आप खुद प्रैक्टिस करना. और इसी तरह की उम्मीद करता हूं सारा समझ में आ गया होगा. मेन चीज आपको क्या बताया मैंने? कंबाइंड एसएचएम की इक्वेशन कैसी भी हो, आप उसको क्या करो? सबसे पहला काम क्या है? ऐसा करो कि दोनों टर्म एसएचएम, दोनों टर्म साइन में आ जाए. दूसरी चीज, एक कौन है जिसका फेज कम है, जब साइन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, दोनों को साइन में कन्वर्ट करो. दोनों टर्म पॉजिटिव है, ये भी ध्यान रखना है. दोनों साइन, दोनों पॉजिटिव, दोनों का ओमेगा पॉजिटिव. ये तीन चीजें आप ध्यान में रखो. उसके बाद देखो किसका फेज कम है. जिसका फेज कम है वो है ए, और जिसका फेज ज्यादा है वो है बी. एंड देन यूज दिस रिलेशन, एंड दिस रिलेशन यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ कंबाइंड एसएचएम. चलो एक और करते हैं लास्ट. और ये तीन क्वेश्चंस जो है सफिशिएंट है. आपको इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उसको आप सॉल्व करेंगे. और अगर कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और मैं आपको दिक्कत दूर करेंगे.
अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपका दिक्कत दूर करेंगे। ध्यान रखना इस चीज को, जरूर करेंगे। चलो एक और लेते हैं, लेकिन करेंगे तब जब लिखेंगे, उसके लिए लिखना बहुत जरूरी है। तो लेट y इक्वल्स टू 3 sin ओमेगा t प्लस कितना लू, 30 ले लो, 30 या 60 ले लेते हैं, चलो यार ये ले 60 और प्लस 4 cos ओमेगा t प्लस 30 ये कह लिया। बार बार वही सेम एक जैसा ही क्वेश्चन ले रहा हूं, कोई बात नहीं, कैसे भी ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो सीखना है, हमें तो सीखना है, हम सीख रहे हैं। आप देखो जी, ये साइन है कॉस है, तो पहला काम क्या बताया, पहला काम आपको ये बताया कि सब सारे टर्म्स होने चाहिए साइन में, दोनों का होना चाहिए कॉस ओमेगा पॉजिटिव और बीच में होना चाहिए पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन है, दोनों का ओमेगा पॉजिटिव है, कॉस है, लेकिन इसको साइन में कन्वर्ट करें, कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसको लिख दूं साइन 90 माइनस थीटा, तो ओमेगा टी माइनस हो जाएगा, तो बात गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैं इसको लिखूं, अगर मैं इसको लिखूं कॉस 180 प्लस थीटा साइन 180 प्लस थीटा, वो भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है क्या, क्योंकि अगर मैं इसको साइन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 90 प्लस करता हूं, मान लो इसको, अगर मैं इसको 90 प्लस करता हूं तो 90 प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा, ये हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम। 3 साइन ओमेगा टी प्लस 60 प्लस 4 साइन 90 प्लस थीटा टू 30, ये हो गया भाई। साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा होता है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। कर दिया बेड़ा पार, कर दिया। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा ओमेगा टी पॉजिटिव, दोनों टर्म साइन में आ गया, बीच में प्लस है, बल्ले बल्ले। आगे प्रोसीड करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, देखो 3 साइन ओमेगा टी प्लस 60 प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस 90 120। अब करेंगे, ये आ गया वो डिजायर्ड टर्म जो हमें चाहिए था। अब इसमें हम कंबाइंड एसएचएम की कंडीशन जो भी हमने सीखी फेजर डायग्राम लगा देते हैं। ए क्या है, जिसका फेज है कम 3, बी क्या है, जिसका फेज है ज्यादा, ए जिसका फेज है कम, बी जिसका फेज है ज्यादा, और फेज डिफरेंस विल बी 120 माइनस, इसमें से ये माइनस करो तो 60 डिग्री आएगा भाई। तो फेज डिफरेंस इज 60 डिग्री। थोड़ा और बना देता हूं यार, अच्छा डायग्राम बन जाएगा। ये कर दिया, चलो ये हो गया हमारा 4 और फेज डिफरेंस आ गया 60 डिग्री, फाई आ गया हमारा 60 डिग्री। ठीक, अब क्या करेंगे इसको, अब इसको सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, रिजल्टेंट आएगा इसका ऐसे, पैरेलल इसके बना दो लाइन, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो और ये डायगोनल मिला दो, ये हो गया आपका आर। आर हो गया, क्या हो गया आर की वैल्यू, आर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos 60 हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 9 16 24 इंटू cos 60 1/2 कितना हो जाएगा 12, कितना हो गया, दिस विल बी 25 प्लस 12 25 प्लस 35 37 हो गया 37। तो r विल बी इक्वल्स टू 37 अंडर रूट ऑफ 37। आर क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 37। आर की वैल्यू आ गई, एक बार चेक कर लेते हैं, 9 16 12 24 cos 60 1/2 12, क्लियर है, 16 9 25 10 20 35 2 30, ठीक। आर की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं अल्फा, tan अल्फा की वैल्यू क्या, b sin अल्फा b sin phi सॉरी अपॉन a plus b cos phi। what is b here, b is 4, तो 4 sin 60 अपॉन 3 plus 4 cos 60
कर देते हैं इसको फर्दर सॉल्व। साइन 60 इज √3/2, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ये आएगा 2√3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 cos 60 1/2 3 to 5, this will be equals to 2√3 divided by 5. ये आ गया tan अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा will be equals to tan inverse 2√3/5। अल्फा की वैल्यू आ गई। क्लियर है? कितना आसान है। थोड़ा सा एक चीज क्या ध्यान रखना है, सारे साइन में हो। दूसरी चीज सबका ओमेगा पॉजिटिव हो। तीसरी चीज क्या होता है, तीसरी चीज ध्यान रखनी है आपको कि दोनों का फेस तो क्या बताया, दोनों साइन में हो, दोनों पॉजिटिव हो और दोनों का ओमेगा भी पॉजिटिव हो। ये 3 कंडीशंस है, कहानी खत्म। आर अल्फा, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ सुपर इम्पोज्ड वेव? वाई, इसको मैं डायग्राम को हटा ही देते हैं, जरूरत नहीं है, काम खत्म हो गया हमारा। इसको भी हटा ही देते हैं, पॉज करके नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया करो। y will be equals to r sin ओमेगा t प्लस, जिसका फेज है कम, ओमेगा टी प्लस 60 प्लस अल्फा। आर क्या होगा इसमें, आर क्या होगा, अरे कहाँ गया आर, हाँ 37 भाई, मैंने समझा कहीं हमने तो मिटा तो नहीं दिया। साइन ओमेगा टी प्लस 60 प्लस अल्फा इज tan इनवर्स 2√3/5। ये हमारी सुपर इम्पोज्ड वेव की इक्वेशन आ गई। तो ये मैंने आपको आज कुछ क्वेश्चंस कराए और उससे पहले कंबाइंड एसएचएम बताया कि कंबाइंड एसएचएम क्या होता है, उसकी इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, मैथमेटिकली कैसे करते हैं, फेजर डायग्राम से कैसे करते हैं। फिर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताए। उम्मीद करता हूं ये सारे ट्रिक्स, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर ये आपको पसंद आया हो तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, खुद भी सीखना है, औरों को भी सिखाना है। बाय, टाटा।